गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यश हुसैनी बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हम इलास्टिक कोलिजन यानी कि प्रत्यास्थ टक्कर के बारे में डिस्कस कर रहे थे और वो जो टक्कर हमने देखी थी वो प्रयोगशाला निर्देश तंत्र यानी कि एल फ्रेम में देखी थी। ठीक है, आज यही प्रत्यास्थ टक्कर को हम देखने वाले हैं किसमें, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में यानी कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। किसको? प्रत्यास्थ टक्कर को यानी कि इलास्टिक कोलिजन को। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस क्या किया था, समझना थोड़ा सा कि ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है और ये क्या है हमारे पास, मूल बिंदु है। ये हमारे पास m1 पार्टिकल था, कण था जो u1 वेग से चल रहा था, m2 कण था, m2 मास का क्या है, पार्टिकल है जो कि u2 वेग से चल रहा था। बिफोर कोलिजन यानी कि टक्कर से पूर्व इनकी जो वेलोसिटी थी ना वो u1 और u2 थी। फिर इनमें क्या हो जाती है, टक्कर हो जाती है। टक्कर के पश्चात यानी कि कोलिजन, आफ्टर कोलिजन जो इनकी वेलोसिटी थी ना, जो इनके वेग थे ना, वो v1 और क्या हो जाते हैं, v2 हो जाते हैं। ठीक है, और जो हमने रिलेशन निकाले थे ना सारे के सारे, वो कौन से निर्देश तंत्र से निकाले थे, यहाँ से ये, इसे हम कौन सा बोलते हैं, एल फ्रेम बोलते हैं, एल निर्देश तंत्र बोलते हैं। क्लियर है? आज जो हम देखने वाले हैं ना वो हम सीएम निर्देश तंत्र यानी कि द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में देखने वाले हैं। ये तो कौन सा था, लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला निर्देश तंत्र था। अब सीएम निर्देश तंत्र में देखने वाले हैं। तो हमने जो कल ये किया था ना, ये चीज़ें जो की थी ना, इसको हम चेंज करेंगे किसमें, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में यानी कि द्रव्यमान केंद्र, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र जो था ना उसको हम किस में चेंज करेंगे, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में देखेंगे आज टक्कर। ठीक है, तो जो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में हम टक्कर देखेंगे ना, उसके लिए पहले हम प्रयोगशाला निर्देश तंत्र और द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र के बीच में कुछ संबंध बना लेंगे। ठीक है, अब क्या संबंध बनेंगे, क्या रिलेशन बनेंगे, यहाँ देखना आप कि जो सीएम निर्देश तंत्र होता है इसमें हम कहाँ से देखते हैं, सीएम से देखते हैं, द्रव्यमान केंद्र बिंदु से देखते थे। कल कहाँ से देख रहे थे हम, मूल बिंदु के सापेक्ष देख रहे थे, ओरिजिन के सापेक्ष देख रहे थे। तो देखो इसको कैसे समझा सकते हैं, यहाँ पर निर्देश तंत्र है क्या, x, y और z है। पहले हम n निकाय का, n सिस्टम का, n पार्टिकल सिस्टम यानी कि n कणों का निकाय पर डिस्कस कर चुके थे, जो कि बहुत सारे पार्टिकल से, कणों से मिलकर बना होता था निकाय। इसका एक बिंदु होता था, कौन सा बिंदु, द्रव्यमान केंद्र बिंदु, जिसे हम क्या बोलते थे, सीएम बोलते थे। ये द्रव्यमान केंद्र बिंदु है, इसका इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या था, RCM सदिश था। क्या था, RCM सदिश था। और इसमें मान लो कोई एक कण ले ले, मैंने ये कण ले लिया, कौन सा कण, आइवा कण ले लिया। इस आइवे कण का जो स्थिति सदिश होगा ना, आइवे कण का जो स्थिति सदिश होगा वो क्या होता था, RI सदिश होता था। ये दोनों सदिश कहाँ से है, मूल बिंदु से है। ये कौन सा है, द्रव्यमान केंद्र बिंदु है। यहाँ से ये एक कण देख रहा हूँ मैं, आइवा, इसका स्थिति सदिश मैंने आपको बताया था क्या, RI डैश सदिश होता है। कितना होता है, RI डैश सदिश होता है। अब इसमें त्रिभुज का नियम लगाते हैं, ये RCM और ये एक ही दिशा में RI डैश सदिश और ये विपरीत दिशा में बराबर क्या, RI सदिश के इक्वल होता था।
तो ये जो आर आई सदिश था ना, ये क्या है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक मूल बिंदु के सापेक्ष था, ये प्रयोगशाला निर्देश तंत्र के सापेक्ष था। इसका अगर हम डिफरेंशियल कर देना, अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, डी आर सी एम अपॉन डी टी प्लस डी आर आई डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी आर आई अपॉन डी टी। तो इसको पहले लिखूं तो इसको लिख सकता हूँ ना वी आई क्या है, आईवे कण का वेग है, ठीक है। डी आर सी एम अपॉन डी टी क्या है, वी सी एम द्रव्यमान केंद्र का वेग है इसके सापेक्ष, प्लस डी आर आई डैश अपॉन डी टी क्या है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आईवे कण का वेग है, ठीक है। आईवे कण की जो वेलोसिटी है वो किसके रिलेटेड है, द्रव्यमान के, ये क्या है, वी आई डैश। तो ये जो वेग निकल के आया था ना हमारे पास, ये कौन से कण का है, आईवे कण का है, और किसके सापेक्ष है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष है। आज जो हम वेग यानी कि कल जो u1 u2 v1 v2 थे ना, वो प्रयोगशाला निर्देश तंत्र के सापेक्ष थे, ठीक है। किसके सापेक्ष थे, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र। ये vi भी किसके सापेक्ष है, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र के सापेक्ष है। हमें आज की क्लास में क्या करना है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष देखना है सब कुछ। तो इसको चेंज करेंगे इन वेगों को, किसमें, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में, है ना। तो देखो द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष वेग क्या है, इसके सापेक्ष आर आई डैश था ना, तो इसका अवकलन क्या हुआ, वी आई डैश। तो वी आई डैश इज इक्वल टू क्या बनेगा, वी आई तो यहाँ पर है, वी आई माइनस क्या, वी सी एम सदिश। अब वी आई पहचान जाओ, वी आई क्या है, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र के सापेक्ष वेग है, और वी आई डैश क्या है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष वेग है। किसके सापेक्ष है, सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष है। ये इन दोनों में संबंध हो गया, किस किस के बीच में, द्रव्यमान केंद्र और प्रयोगशाला निर्देश तंत्र के बीच में। आज की क्लास में हम सेंटर ऑफ मास से देखने वाले हैं सारी चीजें, यानी कि ये जो टक्कर है ना, इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में। और द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र वो होता है जहां हम कहां से देखते हैं, द्रव्यमान केंद्र बिंदु से। द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में कुल संवेग कितना होता है द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, 0। ये पहले की क्लास में भी मैं बता चुका हूँ ना। तो देखो कैसे, कितने कण थे, द्रव्यमान सेम है, देखो दोनों के, माना क्या, m1 व m2 द्रव्यमान यानी m1 और m2 मास के क्या हैं, दो कण हैं। जैसे आईवा कण तो एक ही है, ऐसे जिसका द्रव्यमान कितना है, mi है। अब हम एक निकाय की बात करेंगे जिसमें कितने कण होंगे, दो होंगे, दो ही है ना, m1 और m2, जिनके स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर क्या है, r1 सदिश व r2 सदिश है। अब जैसे ये I1 कण एक है, यहाँ m1 होगा m2 होगा, जैसे ये होंगे, इनकी इस मूल बिंदु से स्थिति सदिश होगा r1 और r2, ये m1 होगा, यहाँ m2 होगा, सदिश होगा ना, यहाँ से सदिश द्वारा व्यक्त करेंगे। तो हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे RCM सदिश क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। ये होता है फॉर्मूला, RCM सदिश इज इक्वल टू समेशन हाई इज इक्वल टू 1 to n MI सदिश अपॉन समेशन हाई इज इक्वल टू 1 to n MI। तो टक्कर कितने कणों के बीच में हो रही है, दो कणों के लिए। तो I की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 2 तक। रखो पहली वैल्यू m1 और I की वैल्यू 1 r1 सदिश प्लस m2 और I की वैल्यू 2 r2 सदिश अपॉन यहाँ भी 2 m1 प्लस m2। ये किसकी वैल्यू हो गई, RCM सदिश की वैल्यू हो गई। अच्छा, इसका अगर हम t के सापेक्ष क्या कर दें, अवकलन कर लें, डिफरेंशियल कर दें। अगर t के सापेक्ष हम इसका डिफरेंशियल करते हैं, अवकलन करते हैं, तो क्या बनेगा, DRCM अपॉन dt इज इक्वल टू m1 dr1 सदिश अपॉन dt प्लस m2
dr2 सदिश अपॉन dt अपॉन m1 प्लस m2। और dr स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को vcm वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, m1 और r1 यानी कि v1 प्लस। अब देखो ये जो हमारे पास था, यहाँ समझना, टक्कर से पूर्व कण के वेग कितने थे, u1 और u2। मान लो हमारे पास जैसे ये आई हुआ कण है ना, m1 कण है। कौन सा कण है, m1 कण है। ये m1 कण है, ये m2 कण है, ठीक है। इसकी जो स्थिति है वो कितनी है, r1 है, और इसकी स्थिति क्या है, r2 है। अभी तो हम किसके सापेक्ष देख रहे हैं, मूल बिंदु के सापेक्ष। मूल बिंदु के सापेक्ष ही देखते हैं ना दो कणों का। तो m1 इसका वेग क्या आएगा टक्कर से पूर्व, u1 प्लस, क्योंकि RCM कहाँ से देखा जाता है, यहाँ से, ध्यान रखना यहाँ से, इसलिए। और यहाँ से जब देखते हैं ना तो स्थिति सदिश क्या होता है, RI होता है। और वेग m1 u1 प्लस दूसरे में समय के साथ परिवर्तन m2 u2 अपॉन क्या, m1 प्लस m2। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, VCM की वैल्यू आ गई। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, ठीक है। अब ये u1 और u2 जो वेग है, इनका ये निकाय बना रहे हैं, इनका द्रव्यमान केंद्र बिंदु होगा क्या, CM, और उसका वेग क्या होता है, VCM होता है। ऐसे दर्शा सकते हैं, ठीक है। अब हमें कौन से निर्देश तंत्र में बदलना है, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में। तो देखो द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम में कैसे बदलोगे, द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम में, ठीक है, टक्कर से पूर्व, बिफोर कोलिजन, ठीक है, m1 द्रव्यमान के कण का वेग यानी कि वेलोसिटी क्या होगी, इसमें कितनी थी, u1 थी, है ना। तो अब मैं मान लेता हूँ क्या, u1 डैश, ठीक है। कितना मान लेता हूँ, u1 डैश इज इक्वल टू क्या होता है संबंध द्रव्यमान केंद्र में, देखो v डैश v माइनस m। तो इसकी जगह तो मैंने लिख दिया u1 डैश, और यहाँ होता है vi, यानी कि जो हमारे पास प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में होता है, यानी कि u1, और फिर क्या आएगा माइनस VCM। ऐसे चेंज कर लेते हैं, यानी द्रव्यमान केंद्र में जो वेग होगा ना, वो प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में वेग माइनस VCM होगा। यहाँ से u1 डैश इज इक्वल टू u1 वेक्टर माइनस VCM की वैल्यू रख देते हैं, m1 u1 सदिश प्लस m2 u2 सदिश अपॉन क्या, m1 प्लस m2, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास। इसके बाद अब देखो धीरे धीरे बस फॉर्मूले से ही चेंज होगा, बाकी तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। u1 डैश वेक्टर इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं हम, क्या आएगा, m1 प्लस m2 आएगा, और ये u1 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, m1 प्लस m2 को, माइनस का साइन है, माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस m1 u1 वेक्टर और माइनस m2 u2 सदिश। तो u1 डैश इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो u1 m1 प्लस m2 u1, फिर माइनस m1 u1 सदिश माइनस m2 u2 सदिश अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, u1 m1 और u1 m1 से u1 m1 कैंसिल हो गया, u1 डैश इज इक्वल टू, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, m2 कॉमन आ रहा है, क्या बनेगा, u1 डैश माइनस u2 डैश अपॉन m1 प्लस m2 बन जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, u1 डैश की वैल्यू आ गई। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। सिमिलरली इसी तरह क्या, टक्कर से पूर्व CM यानी द्रव्यमान तंत्र में क्या, M2 इस वाले कण का, M2 द्रव्यमान
यानी मास के कण का क्या वेग कैसे लिखेंगे, देखो u1 डैश था, इसका u2 है ना, तो क्या आएगा u2 डैश। u2 डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, cm तंत्र में u2 डैश इज इक्वल टू u2 माइनस vcm। तो u2 डैश इज इक्वल टू u2 माइनस vcm की वैल्यू क्या होती है, ये निकाल ही ली थी हमने पहले, m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। तो u2 डैश इज इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा m1 प्लस m2, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा m1 u2 डैश और m2 भी होगा m2 u2 डैश माइनस m1 u1 डैश माइनस m2 u2 डैश। ठीक है, अब जो जो कैंसिल होगा वो हम क्या कर देते हैं कैंसिल, m2 u2 डैश से m2 u2 डैश क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो u2 डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो m1 u2 और m1 u1 आ गया। तो कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, m1 कॉमन आ रहा है। तो m1 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो ये बन रहा है u2 डैश माइनस u1 वेक्टर माइनस u1 वेक्टर u2 माइनस u1 वेक्टर m1 u2 और m1 u1, m1 कॉमन ले लिया अपॉन क्या m1 प्लस m2 और इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो ये किस में बन गई हमारे पास, cm तंत्र में। अब देखो क्योंकि हम ये कौन सी टक्कर पढ़ रहे हैं, प्रत्यास्थ टक्कर पढ़ रहे हैं, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे हैं, तो इसमें दो नियम वैलिड होने चाहिए, संवेग संरक्षण का यानी कि मोमेंटम कंजर्वेशन का, और दूसरा गतिज ऊर्जा संरक्षण का यानी काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का। तो वो क्या होता है, देखो सबसे पहले हम देखते हैं संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण नियम से। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि टक्कर से पूर्व कुल संवेग है ना किसके इक्वल होता है, कुल मोमेंटम किसके इक्वल होता है, टक्कर के पश्चात आफ्टर कोलिजन, टक्कर के पश्चात कुल संवेग के यानी कि टोटल मोमेंटम के। ठीक है, बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम। तो क्या होगा, देखो ये जो हमारे पास cm तंत्र था, ठीक है, पार्टिकल तो वही है कण m1 और m2, इनके टक्कर से पूर्व वेग कितने हैं u1 डैश और u2 डैश है, कितने u1 डैश और u2 डैश। तो संवेग निकालना जरा, m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इज इक्वल टू, अब टक्कर के पश्चात यानी आफ्टर कोलिजन इसके वेग कितने थे v1 और v2, यहाँ हम मान लेते हैं m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में cm तंत्र में टोटल संवेग जो होता है वो 0 होता है। क्लियर है, तो आप ये वैल्यू को किसके इक्वल कर सकते हो, 0 के इक्वल कर सकते हो, कर लोगे, डेरिवेशन है। अब देखो ये तो टक्कर से पूर्व है, बिफोर कोलिजन है, और ये टक्कर के पश्चात है, ठीक है, यानी आफ्टर कोलिजन है। ये दोनों की वैल्यू किसके इक्वल होगी, हमारे पास 0 के इक्वल होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टक्कर से पूर्व की बात करते हैं, टक्कर से पूर्व कुल संवेग। ठीक है, क्या है m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश, जो कि क्या होगा 0 होगा। द्रव्यमान के निर्देश तंत्र में कुल संवेग क्या होता है, 0 होता है। m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इज इक्वल टू 0, और इसको हम लिख सकते हैं m1 u1 डैश इज इक्वल टू माइनस m2 u2 डैश। ये इक्वेशन जो है ना हमारी, ये देखो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये संवेग है। मान लो हमारे पास एक m1
पार्टिकल है वो कितने वेग से चल रहा है, u1 डैश वेग से चल रहा है, ठीक है। और जो दूसरा पार्टिकल है वो m2 मास का, m2 द्रव्यमान का है, वो u2 से चल रहा है। लेकिन ये नेगेटिव चिन्ह क्या बता रहा है, नेगेटिव चिन्ह बता रहा है कि ये एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं। अपोजिट आएंगे जब भी तो m1 u1 डैश माइनस m2 u2 डैश, ये दोनों का इक्वल कितना होगा, ये 0 होगा। तो ये कौन सी स्थिति होती है, टक्कर से पूर्व। तो ध्यान रखना, जो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में यानी सेंटर ऑफ मास में जब हम टक्कर देखेंगे ना, दिखेगी ना जो हमें, उसमें टक्कर से पूर्व कण कहाँ आ रहे होंगे, ऐसे निकट आ रहे होंगे। इसमें तो एक ही डायरेक्शन में माने थे, इसमें कैसे आ रहे होंगे, निकट आ रहे होंगे। ध्यान रखना, कैसे आ रहे होंगे, निकट आ रहे होंगे, एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं, ठीक है। टक्कर के पश्चात देखते हैं, टक्कर के पश्चात आफ्टर कोलिजन क्या कंडीशन बन रही है, देखो टक्कर के पश्चात ये u1 डैश और u2 डैश की तो क्या निकल गई हमारे पास, वैल्यू निकल गई है ना। टक्कर के पश्चात क्या होगा, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश इज इक्वल टू 0। तो m1 v1 डैश इज इक्वल टू माइनस m2 v2 डैश। इसका मतलब क्या है, जैसे ये टकराएंगे, ऐसे टकराएंगे, तो टकराने के बाद m1 तो इस दिशा में जाएगा v1 डैश, और m2 कहाँ जाएगा, इस दिशा में जाएगा v2 डैश। टकराने के पश्चात ये दोनों एक दूसरे के कहाँ जाएंगे, नेगेटिव विपरीत दिशा में जाएंगे, ठीक है। ये कब कंडीशन है, टक्कर के पश्चात। तो ध्यान रखना, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात जो कण होते हैं वो पहले पास आते हैं, फिर कहाँ जाते हैं, दूर जाते हैं। टक्कर से पूर्व कणों का वेग क्या होता है द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में, u1 डैश और u2 डैश होता है। टक्कर के पश्चात v1 डैश और v2 डैश। और प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में u1 u2 और v1 v2। तो आज हमने किस में पढ़ रहे हैं, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में। और u1 डैश और u2 डैश की वैल्यू हम क्या कर चुके हैं, ज्ञात कर चुके हैं। आगे देखो, इतना निकल गया। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, देखो ये इक्वेशन दिखाई दे रही है, इक्वेशन 4 और ये इक्वेशन 5। इक्वेशन 4 से समीकरण किससे, 4 से u2 डैश की वैल्यू निकालता हूँ मैं। u2 डैश की वैल्यू जो आएगी ना, वो क्या आएगी, माइनस m1 अपॉन m2 u1 डैश आ रही है या नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही है। और इसके पश्चात हम समीकरण किससे, 5 से, ठीक है, v2 डैश की वैल्यू निकालता हूँ। इक्वेशन 5 से किसकी वैल्यू, v2 डैश की वैल्यू निकालता हूँ। तो v2 डैश की वैल्यू क्या निकल सकती है, माइनस m1 अपॉन m2 और v1 डैश, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, ये m2 वाले की टक्कर से पूर्व वेग है और ये m2 वाले का टक्कर के पश्चात वेग है, वेलोसिटी है। अब देखो टक्कर कौन सी है हमारे पास, इलास्टिक है। टक्कर कौन सी है, इलास्टिक है, प्रत्यास्थ है। तो इसमें कौन सा नियम भी लगेगा, गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम भी लगेगा। गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम यानी कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहती है, टक्कर से पूर्व कुल गतिज ऊर्जा, टक्कर से पूर्व कुल गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगा, टक्कर के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा के, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन, टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है। तो हमारे पास आज जो टक्कर से पूर्व वेग है वो कितने हैं, u1 डैश और u2 डैश। तो क्या होगी काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर। टक्कर से पूर्व कण u1 डैश और u2 डैश से चल रहे थे, वेग है ना, ये वेलोसिटी है ना, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर से निकाल लेते हैं। टक्कर के पश्चात यानी आफ्टर कोलिजन हाफ m1
वी वन डैश स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू डैश स्क्वायर। ये सीएम निर्देश तंत्र चल रहा है। कल कौन सा चल रहा था? प्रयोगशाला। अब देखो हाफ 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 कैंसिल हो गया, तो एम वन यू वन डैश स्क्वायर प्लस एम टू यू टू डैश स्क्वायर इज इक्वल टू एम वन वी वन डैश स्क्वायर प्लस एम टू वी टू डैश स्क्वायर। इतना बन गया। अब यहाँ पर देखो एम वन यू वन डैश स्क्वायर प्लस ये बन रहा है एम टू इंटू यू टू डैश स्क्वायर। देखो स्क्वायर है तो नेगेटिव चिन्ह क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये बनेगा एम वन स्क्वायर अपॉन एम टू स्क्वायर इंटू यू वन डैश स्क्वायर इज इक्वल टू एम वन वी वन डैश स्क्वायर इज इक्वल टू एम टू वी टू डैश स्क्वायर। ये है यानी एम वन स्क्वायर अपॉन एम टू स्क्वायर इंटू क्या? वी वन डैश स्क्वायर। अब देखो एक एम टू से एक एम टू कैंसिल, यहाँ पर भी एक एम टू से एक एम टू कैंसिल। ठीक है, तो ये बनेगा एम वन यू वन डैश स्क्वायर प्लस यहाँ बनेगा हमारे पास ये बन रहा है एम वन स्क्वायर अपॉन एम टू इंटू यू वन डैश स्क्वायर इज इक्वल टू एम वन वी वन डैश स्क्वायर प्लस एम वन स्क्वायर अपॉन एम टू वी टू डैश स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से एम वन यू वन डैश स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं हम। एम वन यू वन डैश स्क्वायर क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। तो यहाँ बनेगा वन प्लस एम वन कॉमन आ गया, यू वन डैश एक एम वन ऊपर बचेगा एम वन अपॉन एम टू इज इक्वल टू एम वन वी वन डैश स्क्वायर कॉमन ले लिया, एम वन वी वन डैश स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो बनेगा वन प्लस एम वन बचेगा एक तो एम वन और नीचे क्या बनेगा? एम टू। इससे ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और एम वन से क्या कैंसिल हो गया? एम वन कैंसिल हो गया। तो इससे क्या निकल के आ रहा है कि यू वन डैश स्क्वायर इज इक्वल टू होगा वी वन डैश स्क्वायर के, और यू वन डैश किसके इक्वल होगा? वी वन डैश के इक्वल होगा। यानी कि टक्कर से पूर्व जो कण यू वन डैश से आ रहा था ना, वो टक्कर के पश्चात किससे जा रहा है? वी वन डैश से जा रहा है। और दोनों के जो वेग होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर ये इक्वल है तो यू टू जो आ रहा था ना, तो टक्कर के पश्चात वो किससे जाएगा? वी टू डैश से। यानी कि यू टू डैश इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा? वी टू डैश। ठीक है, यू टू डैश इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा हमारे पास? वी टू डैश निकल के आएगा। ठीक है, तो ये हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक है, अगर ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है, बन गई ना, यू वन डैश इज इक्वल टू क्या? वी वन डैश, और यू टू डैश इज इक्वल टू क्या? वी टू डैश। ऐसी कंडीशन में अब हम इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो ये हमारे पास क्या है? ये इक्वेशन 4 देखो, एम वन यू वन डैश इज इक्वल टू माइनस एम टू यू टू डैश, ये आ रही है। और यू टू डैश किसके इक्वल आया हमारे पास? वी टू डैश के इक्वल आया है। ठीक है, तो देखो ये यू वन से आ रहा है ना, तो टकराने के बाद वी वन डैश से गया है। ये यू टू से डैश आ रहा है, टकराने के बाद किससे जा रहा है? ये वी टू डैश से जा रहा है। तो देखो हम इसमें क्या कह सकते हैं फिर, कि जो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र होता है ना, सीएम निर्देश तंत्र में टक्कर से पूर्व तथा टक्कर के पश्चात कण के वेग का परिमाण जो होता है ना, वो क्या होता है? समान होता है। ठीक है, देखो टक्कर से पूर्व ये कितने से आ रहा था? यू वन डैश। टक्कर के पश्चात ये किससे गया? वी वन डैश। यानी कि यू वन डैश किसके इक्वल होता है? वी वन डैश के। यही निकाला है हमने। लेकिन देखो ये इस दिशा में आ रहा था, ये इस दिशा में जा रहा है टकराने के पश्चात।
क्या अलग होती है, इसकी दिशा अलग होती है। और ये मैंने तभी चित्र बना के बता दिया था दिशा अलग होती है। तो u1 इज इक्वल टू होता है माइनस v1 डैश, और u2 डैश इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस v2 डैश। देखो ये u2 डैश वाला किनारा है, टकराने के पश्चात ये किससे जाएगा, v2 डैश से जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा। तो वेग तो समान होते हैं टक्कर से पूर्व, टक्कर के पश्चात, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, लेकिन हमारे पास दिशा क्या होती है, अपोजिट होती है। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मान भी रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, ये माइनस चिन्ह समझ में आ गया होगा कैसे। यहाँ हम किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, v1 डैश और v2 डैश का। क्या आएगा, v1 डैश की वैल्यू माइनस u1 डैश आएगी। ठीक है, और v2 डैश की वैल्यू क्या आएगी, v2 डैश माइनस u2 डैश आएगी। तो माइनस, ये तो आ गया माइनस। अब u1 डैश की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके थे, क्या थी, u1 डैश की वैल्यू क्या थी, m2 u1 माइनस u2 अपॉन क्या, m1 प्लस m2। और v2 डैश इज इक्वल टू क्या है, माइनस u2 डैश। तो हमने किसकी वैल्यू भी निकाल ली थी, v2 डैश की भी वैल्यू निकाल ली थी। क्या निकल के आई थी, माइनस m1, और वो आई थी u2 माइनस u1 अपॉन m1 प्लस m2। तो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में भी हम टक्कर के पश्चात कणों के क्या निकाल सकते हैं, वेग निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा किसको निकालने के लिए, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में प्रत्यास्थ टक्कर के बारे में डिस्कस के लिए, है ना। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।